Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student. We are now studying COBRA, cost estimation, benchmarking, risk assessment, and an effort estimation model, which was developed in 2009 by Barry Beam and his colleague. Today we are discussing part 3 of our lecture. First of all, we will look at the outline of the course. First, recap. Second, we will discuss some practical examples, graphical illustrations, guidelines from the practice, illustration of the real world of COBRA usage, application from various industrial contexts. You already know that we always start from motivational quotation for e-learning. Today we will do the same. It's not about money, it's about the people you have and how you will lead them. स्टीव जॉब्स, कि आप अपनी दौलत से लोगों को लीड नहीं करते, उनकी रहनुमाई नहीं करते. इट्स अबाउट द पीपल यू हैव. अहम तरीन चीज़ जो आपके पास है, लोग हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, एम्प्लॉयज़ इन योर ऑर्गेनाइजेशन, एंड हाउ यू लीड देम, और आप उनको किस तरह से रहनुमाई देते हैं, आप उनकी लीडरशिप किस तरह से करते हैं, ये बहुत अहम है. व्हाट इज़ मेजर्ड इम्प्रूव्स. पीटर एफ ड्रकर. जब हम चीज़ों को मेजर कर लेते हैं तो हम उनको इम्प्रूव कर सकते हैं. गुड मैनेजमेंट कंसिस्ट इन शोइंग एवरेज पीपल हाउ टू डू द वर्क ऑफ सुपीरियर पीपल. अच्छी मैनेजमेंट ये है कि आप एवरेज पीपल, एवरेज लोगों से इस तरह का काम लें जिस तरह से सुपीरियर लोगों से लिया जाए. तो गुड मैनेजमेंट इज improving your people, improving your man force, improving your workforce, and try to measure things. You will improve. Okay. अब जो हमारा आज के टॉपिक्स हैं उनमें ज़्यादातर यही चीज़ शामिल है कि हम किस तरह से प्री प्रोसेसिंग करते हैं, अपनी डेटा वैलिडिटी किस तरह से करते हैं, प्रिपेयरिंग डेटा को किस तरह से प्रिपेयर करते हैं. Data pre-processing consists of transforming measurement data into consistent format that is acceptable by the analysis techniques and tools used during the COBRA development process. COBRA development process में को अप्लाई करने से पहले हम जो डेटा प्री प्रोसेसिंग करते हैं ताकि वो हमारा डेटा इस फॉर्मेट पे आ जाए जो हमारी टेक्निक्स को, एनालिसिस टूल्स को एक्सेप्टेबल हो. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डेटा फॉर्मेटिंग करते हैं. डेटा फॉर्मेटिंग में हम चेंजिंग रिप्रेजेंटेशन फॉर्मेट्स, कैपिटलाइजेशन, अगर कोई किसी चीज़ डेटा को सेम फॉर्मेट में लेके आते हैं, कंकैटिनेशन एंड सेपरेटिंग कैरेक्टर, क्लीन अप, डेटा को क्लीन अप करते हैं. डेटा इंटीग्रेशन, मर्जिंग डेटा, रिमूविंग डेटा बाउंड्रीज, रिडंडेंसीज और रिमूविंग डेटा कन्फ्लिक्ट्स. डेटा क्लीनिंग हम करते हैं जी, हैंडलिंग मिसिंग डेटा, हैंडलिंग डेटा नॉइज़, हैंडलिंग डेटा आउटलायर्स. और डेटा आउटलायर्स को हैंडल करने के लिए कुछ टेक्निक्स हैं, उनमें बॉक्स पायलट एनालिसिस, स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग, डिस्टेंस एनालिसिस. इन टेक्निक्स को हम तफसील से भी देख सकते हैं और अगर हमारे पास वक्त हो, अदरवाइज़ सिर्फ इनका नाम जान लेना भी काफ़ी है. आप अपनी जो सेल्फ स्टडी है उसमें आप अपने नेट से इनको देख सकते हैं. यहाँ अगर आपको किसी में प्रॉब्लम हो तो हम ऑनलाइन सेशन में इनको डिस्कस कर सकते हैं. डेटा ट्रांसलेशन है, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, डेटा नॉर्मलाइजेशन, डेटा डिस्क्रिटाइजेशन, बिनिंग इक्वल विड्थ के साथ. इसकी एक छोटी सी एग्जांपल आने वाली स्लाइड्स में करेंगे. डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में हम मीन को, मीडियन को और बाउंड्रीज के साथ भी इसको परफॉर्म किया जा सकता है. डेटा नॉर्मलाइजेशन को, डेटा नॉर्मलाइजेशन की एक छोटी सी एग्जांपल हम ये देख लेते हैं. लेट्स कंसीडर द फॉलोइंग सेट ऑफ डेटा 2, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 16, 17, 19, 23, 16, 27, 28, 31, 34 एंड 35. इसको हम क्या करते हैं, इक्यू डेप्थ बिन्स में डिवाइड कर लेते हैं. पहली बिन में हमने 1 से लेकर 10 तक जो वैल्यूज है उनको रखा है, दूसरी बिन में 11 से लेकर 20 तक, अगली बिन में हमने
30 से लेकर 21 से लेकर 30 तक, और उसके बाद 31 से लेकर 40 तक जो डेटा हमारे पास इस सेट में आता है उसको हमने रख लिया। फिर हमने इनका मीन निकाला है। तो पहली बिन का मीन 6 बनता है, हमने सारे डेटा को 6 से रिप्लेस कर दिया है। दूसरी का मीन बनता है 16, तीसरी का बनता है 26 और चौथे बिन का बनता है 33, उसको हमने रिप्लेस कर दिया। अब रिप्लेसिंग बाय बाउंड्रीज भी हम कर सकते हैं। बाउंड्रीज में मिनिमम वैल्यू जो भी है और जो मैक्सिमम वैल्यू है उससे रिप्लेस कर देते हैं। इसमें आप देखिए बिन 1 में 1 2 3 4 5 और 6 वैल्यूज़ हैं, और इसी तरह से जो हमने रिप्लेस किया उसमें भी हम लोगों ने 6 वैल्यूज़ रखी हैं, जो सबसे मिनिमम है और जो सबसे मैक्सिमम। उम्मीद है कि ये बात आप लोगों को समझ आ गई होगी। After merging the bins again, the resulting discretized set are as follows. 2 4 ये हमारा 2 4 से लेकर 35 तक ओरिजिनल है, सेट स्मूथ बाय मीन। उसके बाद हमारी जो वैल्यूज आ गई हैं वो 6 से 33 तक है सारे मीन्स के साथ, और सेट स्मूथ बाय बाउंड्रीज उसको आप देखें तो ये हमारे सारे के सारा जो डेटा है वो 2 2 और 10, और ये जो हमारा जो थर्ड कॉलम में है उसके साथ हमने इसको स्मूथ कर लिया डेटा को। लेट्स मूव फर्दर। अब प्री प्रोसेस डेटा मेजरमेंट हम करते हैं, स्केल एगमेंटेशन करते हैं। दिस प्री प्रोसेसिंग एक्टिविटीज रेफर टू द ट्रांसफॉर्मेशन between textual data and numerical data, unit conversions, aggregation and generalization। अगर जो कर्स जनरलाइज डेटा है हमारे पास, तो और हमारे पास जो है वो कितनी डिटेल में हम किसी एक चीज़ के बारे में डेटा रखते हैं या ज़्यादा डिटेल्स नहीं रखते, उनको हम एग्रीगेट करके जनरलाइज कर लेते हैं। This issue refers to the changing the granularity level of the prediction model. We may, for example, estimate complete project effort instead of effort per project phase. या तो हम पूरे के पूरे प्रोजेक्ट की एफर्ट को करते हैं या हर एक फेज बाय फेज करते हैं, और हम डेटा को बहुत ज़्यादा डिटेल में गैदर करते हैं या बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं रखते। ग्रेन डेटा होता है या फाइन ग्रेन होता है या कर्स ग्रेन होता है, वो टर्म्स मेरे माइंड में नहीं आ रही थी, इसलिए मैं थोड़ा सा फंबल कर रहा था। नेक्स्ट स्लाइड। इसमें अब एक छोटी सी एग्जांपल है, हम लोगों ने कुछ प्रोजेक्ट्स का डेटा लिया है। आप देख रहे हैं कि साइज़ किलो लाइन ऑफ कोड में है और साइज़ फंक्शन पॉइंट एनालिसिस में है, एफर्ट पर्सन मंथ्स में है, और हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप देख रहे हैं कि जो साइज किलो लाइन ऑफ कोड है उसमें कुछ डेटा मिसिंग है, उसकी जगह पे डैश लगी। ठीक हो गया। तो प्री प्रोसेसिंग करते हुए हम मिसिंग डेटा को फाइंड करते हैं। आप लोग अगर देखो तो जो हमारा जो तीसरा कॉलम है एफर्ट पर्सन मंथ में, उसमें आप देखो पर्सन मंथ 21 21 है, 3 है, और फिर PD लिखा हुआ है, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। तो हम एफर्ट को प्रोजेक्ट ड्यूरेशन और पर्सन मंथ से देख रहे हैं, ये इनकंसिस्टेंसीज हैं। फिर मैन मंथ भी आपको एक नज़र आ रहा है इक्वल टू 30, और सबसे आखिरी जो कॉलम है जिसमें प्राइमरी ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा हुआ है उसमें आप देखें तो कोई कंसिस्टेंसी नहीं है डेटा की। कहीं विंडोज़ लिखा हुआ है, विन 2000 लिखा हुआ है, विंडोज़ है, फिर विंडोज़ NT 98 है, विन सोलारिस है, और आखिरी लाइन में रो में अगर आप देखें तो वहाँ लिखा हुआ है MS विंडोज़ 2000। तो डेटा में कोई इनकंसिस्टेंसीज हैं, इनकम्प्लीट डेटा है, कोई स्टैंडर्ड फॉलो नहीं किया गया। तो इस तरह का अगर डेटा हमने गैदर किया हुआ हो तो उसके लिए हम प्री प्रोसेसिंग करते हैं, और डेटा में जहाँ भी डिस्क्रिपेंसीज होती हैं, इनएफिशिएंसीज होते हैं, कंप्लीटनेस नहीं होती, इनकंसिस्टेंसीज होती हैं, उसको हम अपनी टूल्स एंड टेक्निक्स अप्लाई करके जो डेटा प्री प्रोसेसिंग की हैं उनसे हम उनको रिमूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में अगर आप देखो तो इसमें अब हमने चीज़ों को किसी हद तक बेहतर किया है। अगर आप पहले कॉलम को देखो तो साइज़ में अब आपको इनकम्प्लीट कोई डेटा नज़र नहीं आ रहा। साइज़ जो हम लोगों ने फंक्शन पॉइंट एनालिसिस से गैदर किया है उसमें भी आपको नज़र नहीं आ रहा। एफर्ट में
एफर्ट को भी अब हमने यूनिफॉर्म कर लिया है, और जो प्राइमरी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ हो रहे हैं उसको भी यूनिफॉर्म कर लिया है। अगर कोई सेकेंडरी ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे प्रोजेक्ट के लिए यूज़ हो रहा है तो उसको हमने एक नए कॉलम में लिख लिया, और प्रोडक्टिविटी को हमने कैलकुलेट किया। ऊपर फार्मूला लिखा हुआ है, लाइन ऑफ कोड डिवाइडेड बाय एफर्ट करते हैं तो प्रोडक्टिविटी फाइंड हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से हमने डेटा को कंसिस्टेंट कर लिया है और प्री प्रोसेस कर लिया। लेट्स मूव फर्दर। अब ये एक छोटी सी एग्जांपल जो हमने आउटलायर्स को फाउंड करने की एक टेक्निक निकाली थी, वो बॉक्स प्लॉट एनालिसिस है। इसमें अगर आप देखें तो आपको यहाँ प्रोजेक्ट नंबर 6 एक आउटलायर नज़र आ रहा है। बाकी जितने भी हैं हमारे प्रोजेक्ट्स हैं वो जिनका एक ग्राफ इस लेफ़्ट साइड पे आपको स्लाइड के नज़र आ रहा है, राइट साइड पे अगर आप देखें तो उसमें आउटलायर एक प्रोजेक्ट P6 नज़र आ रहा है आपको, और आप जो ग्राफ है उसमें भी P6 को एक अलग तौर पे देख सकते हैं। ये एनालिसिस आपका बॉक्स प्लॉट एनालिसिस कहलाता है। आप अगर जो राइट साइड पे हमारा बॉक्स प्लॉट एनालिसिस है उसके बिल्कुल एंड पे देखें तो मीन और नॉन आउटलायर्स और आउटलायर्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि ये जो सारे हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उनकी एफर्ट 4.0 से 6.2 और उससे थोड़ी कम नज़र आ रही है। सिर्फ और सिर्फ जो 0.6 है वो एक आउटलायर है। तो इस तरह से हम एनालिसिस कर सकते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट्स में कौन से आउटलायर्स हैं और कौन से प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो एक दूसरे के करीब हैं और वो ज़्यादा एक दूसरे के सिमिलर नज़र आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, डेटा प्री प्रोसेसिंग और वैलिडेट मेजरमेंट डेटा। प्री प्रोसेसिंग करने के बाद हम अपने डेटा को वैलिडेट करते हैं। ये हमारा स्टेप नंबर 5 है, आइडेंटिफाइंग एंड डिफाइनिंग रेलेवेंट एफर्ट फैक्टर्स। जब हम अपने डेटा को, सारे प्रोजेक्ट्स के डेटा को प्री प्रोसेस कर लेते हैं, उसको यूनिफाई कर लेते हैं यूनिफॉर्मली, जिस फॉर्मेट में हमारे टूल्स को डेटा रिक्वायर्ड होता है उस फॉर्मेट में ले आते हैं, तो उसके बाद हम अपने जो रेलेवेंट एफर्ट फैक्टर्स हैं, ताकि हम अपने जिस प्रोजेक्ट नए प्रोजेक्ट के लिए जिसके लिए हम एफर्ट एस्टिमेशन करना चाहते हैं और अपने कोबरा मॉडल को अप्लाई करना चाहते हैं, उसके लिए एफर्ट फैक्टर्स को फाइंड करते हैं। वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं हमारे प्रोजेक्ट को। द साइज ऑफ द सॉफ्टवेयर डिलीवरेबल्स इज द मेजर एफर्ट फैक्टर, बट इट इज नॉट द ओनली वन। द रेट विद विच वी आर एबल टू डिलीवर प्रोजेक्ट आउटपुट्स such as development productivity depends on a number of factors. For example, factors include product characteristics, that is size, capabilities of the project team, project environment and organization, and external constraints. We are interested in knowing what factors made project effort differ from through we deliver output of the same size. In other words, we are interested in factors that cause development productivity to vary across different projects even though their general context is similar. Potential effort factors को जो हम फाइंड आउट करते हैं उसके लिए बहुत सारी अप्रोचेस एग्जिस्ट करती हैं। जजमेंटल अप्रोचेस भी कहलाती हैं और वो एनालिटिकल अप्रोचेस भी कहलाती हैं। आप लोगों को ये बात मैंने पहले से बताई हुई है कि जो हमारा कोबरा एफर्ट एस्टिमेशन मॉडल है, जिसे बेरी बे हमने 2009 में प्रपोज किया था, वो दोनों अप्रोचेस को कंबाइन करके यूज़ करता है, सिंथेसाइज करके यूज़ करता है। इसीलिए ये हाइब्रिड अप्रोच कहलाती है, जजमेंटल अप्रोचेस को, एनालिटिकल अप्रोचेस को। जजमेंटल अप्रोच में हम क्या करते हैं, ग्रुप कंसेंसस सेशन लेते हैं और आखिर में जजमेंट्स जो हमारे एक्सपर्ट्स होते हैं उनकी जजमेंट्स के मुताबिक हम एफर्ट फैक्टर्स को फाइंड आउट करते हैं। लेकिन जो जजमेंटल अप्रोच है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स अराइज हो सकते हैं। वो ये प्रॉब्लम्स हैं जो थ्रेट्स ऑफ द ग्रुप डिस्कशन है, विजुअल थिंकिंग है, ग्रुप थिंकिंग है, पोलराइजेशन है, एंकरिंग है और रिस्क शिफ्ट है। यानी लोग विजुअल थिंकिंग, भाई कोई जो बंदा हमारा जो ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल होगा उसकी राय को ज़्यादा अहमियत दी जाएगी। जिस तरफ सारा ग्रुप सोचना शुरू कर दे उस तरफ हमारा डिसीजन मूव कर जाएगा, पोलराइजेशन हो जाएगी। कोई एक बंदा जो है वो हेड करना स्टार्ट कर दे, वो सारे के सारे ग्रुप को इंड्यूस कर ले, पोलराइज कर ले,
तो और रिस्क जो है वो एक तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम्स हैं ग्रुप डिस्कशन की। अगर इन पे काबू पा लिया जाए तो बहुत सारे एडवांटेजेस हो सकते हैं ग्रुप डिस्कशन अप्रोच की। इन सपोर्ट ऑफ दिस एक्टिविटी द एनालिस्ट कैन प्रिपेयर a reference list of examples, effort factors and present it to the domain expert in order to explain the idea of an effort factor and its proper definition. जब ये सेशन हमारा कंप्लीट होता है तो जो हमारे जजमेंटल अप्रोच पे जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, जो डोमेन एक्सपर्ट्स हैं या जो एक्सपर्ट्स हैं, जो हमारे कंपोनेंट्स हैं हमारे कोबरा मॉडल के जो पार्टिसिपेंट्स हैं, उन लोगों ने जो अपनी असेसमेंट्स दी हैं वो डोमेन एक्सपर्ट को प्रेजेंट होती हैं और इस तरह से उनमें से जो हमारे एफर्ट फैक्टर्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए। एनालिटिकल अप्रोच है, उसमें हम एनालिसिस ऑफ प्रोजेक्ट मेजरमेंट डेटा करते हैं। द एनालिटिकल अप्रोच में हम मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल टूल्स को अप्लाई करते हैं। द एनालिटिकल अप्रोच फॉर सेलेक्टिंग द मोस्ट रेलेवेंट एफर्ट फैक्टर इज optional within COBRA because it requires the availability of sufficient project management data and expertise in certain data analysis techniques, each of which is not always available in software industry context. ये हमारी जो अप्रोच है ये काफ़ी टेक्निकल है और इसके लिए हमें बहुत टेक्निकल लोगों की ज़रूरत होती है जो स्टैटिस्टिक्स को, मशीन लर्निंग को और मोंटे कार्लो सिमुलेशंस को, रिग्रेशन एनालिसिस को, मल्टीवेरिएट रिग्रेशन एनालिसिस को डिटेल में समझते हैं। तो ये टेक्निक्स हम अप्लाई करते हैं एनालिटिकल अप्रोच में। स्टैटिस्टिकल अप्रोच में मैंने आपको बताया रिग्रेशन एनालिसिस किया जाता है, मल्टीवेरिएट रिग्रेशन एनालिसिस किया जाता है, मशीन लर्निंग टेक्निक्स को अप्लाई किया जाता है, कैजुअल मॉडलिंग मेथड्स को, मोंटे कार्लो सिमुलेशंस को अप्लाई किया जाता है और प्रोजेक्ट के जो एफर्ट फैक्टर्स होते हैं उनको फाइंड आउट किया जाता है। अच्छा, एनालिटिकल आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेलेवेंट फैक्टर्स, ये कुछ हमारे टीम साइज है, फिर डोमेन स्किल्स हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स हैं, क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स हैं, रीयूज लेवल है, प्रोग्राम कोड कम्प्लेक्सिटी है। This attribute is measured on a Likert-like approximately interval scale and that ranges from 1 to 5. ये हम assume करते हैं कि ये कुछ क्वालिटी फैक्टर्स हैं, एफर्ट फैक्टर्स हैं जिनको एनालिटिकल अप्रोच से आइडेंटिफाई किया गया या जो एक्सपर्ट असेसमेंट है उससे आइडेंटिफाई किया गया। नेक्स्ट स्लाइड में अगर आप लोग देखो तो जो कॉलम्स हैं उनमें ये सारे के सारे क्वालिटी फैक्टर्स लिखी हुई हैं और रोज़ के अंदर अगर आप देखो तो कुछ प्रोजेक्ट्स के क्वालिटी फैक्टर्स की कुछ असेसमेंट्स लिखी हुई हैं न्यूमेरिकल फॉर्म में। ये उन प्रोजेक्ट्स का एक ग्राफ है जिससे हम मल्टी रिग्रेशन एनालिसिस कर रहे हैं। वी सेट डेवलपमेंट प्रोडक्टिविटी एज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड measure 6 project characteristics as independent variable. आप लोगों को आइडिया है कि रिग्रेशन एनालिसिस में हम करते हैं, हम जो लीनियर इक्वेशन ऑफ लाइन है उसको यूज़ करते हैं, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। इसको जो दो कांस्टेंट्स हैं उनको हम रिप्लेस कर लेते हैं थीटा 1 और थीटा 2 से। इस तरह से हमारी इक्वेशन बन जाती है y इज इक्वल टू थीटा 1 प्लस x थीटा 2। x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल बन जाता है और y डिपेंडेंट वेरिएबल बन जाता है। y को प्रिडिक्टेड वैल्यू कहते हैं और जो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं उनको प्रिडिक्टर कहते हैं। ठीक है, इस तरह से अगर हम मल्टी रिग्रेशन एनालिसिस कर रहे हैं तो मल्टी रिग्रेशन एनालिसिस में y इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस x1 बीटा 1 प्लस x2 बीटा 2 अप टू xn बीटा n हमारी इक्वेशन बन जाएगी और x हमारे जो हैं वो वेरिएबल्स बन जाएंगे। इस तरह से x1 अप टू xn है, इसलिए मल्टीवेरिएट रिग्रेशन एनालिसिस कहलाता है और इसकी जो आउटपुट वेरिएबल है वो y है। तो इस तरह से हम प्रोजेक्ट्स को देख लेते हैं कि कौन कौन से जो रेलेवेंट एफर्ट फैक्टर्स हैं उनको फाइंड आउट कर लेते हैं। आप अगर इस ग्राफ को देखो तो एक्स एक्सिस भी सॉफ्टवेयर साइज है जो फंक्शन पॉइंट में गिवन है और वाई एक्सिस में प्रोजेक्ट एफर्ट है जो पर्सन मंथ्स में गिवन है।
नेक्स्ट स्लाइड। इस एनालिसिस को कंप्लीट करने के बाद हम अपना प्रोजेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स का जो एनालिसिस करते हैं वो दो इन पॉइंट्स पे करते हैं, रिग्रेशन कोएफिशिएंट और स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस, जिसको हम पी कहते हैं। जो हमारे कोएफिशिएंट्स होते हैं वो आपके जो आपके इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उनकी रिलेशनशिप के बारे में बताते हैं कि वो एक दूसरे के साथ कोरिलेटेड हैं या नेगेटिवली कोरिलेटेड हैं। हम अपने नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। और जो स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस जिसको पी वैल्यू कहते हैं, ये हमें ये बताती है कि उनका अफेक्ट क्या होगा। ज़ीरो का मतलब होता है नो अफेक्ट। अगर वैल्यूज पॉजिटिव हैं और लार्जर हैं मींस के अफेक्ट इज ग्रेटर। अगर वैल्यूज नेगेटिव हैं इट मींस द अफेक्ट इज नेगेटिव और लेसर इफेक्ट्स। Thank you very much. We have completed our part 3 today. You already know that we end up our lecture with a very nominant poet, verse of a nominant poet. Today we have chosen a very great poet who is Faiz Ahmed Faiz. उनका शेर मैं आप लोगों को सुनाता हूँ, अपनी डिस्कशन को कंप्लीट कर लेता हूँ। अगली क्लास में हमारा पार्ट 4 होगा। जो रुके तो कोहे करां थे हम, जो चले तो जहां से गुजर गए, रहे यार हमने कदम कदम तुझे यादगार बना दिया। थैंक यू वेरी मच।